continue with the questions for binomial distribution. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और एक कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा था जहां आपको क्लियर किया था, ठीक है। वही क्वेश्चन वैसी फॉर्मूले बेस पर एक कॉइन का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा गया है एट द एंड, और सेम वैसी क्वेश्चन आपके पास रखे हैं, बट डिफरेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर ट्राई किए जो अलग अलग तरीके से आते हैं। कि कल आपको बोला था कि व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां बर्नौली ट्रायल आता है वहीं पर कौन आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बर्नौली ट्रायल, जहां आपके इवेंट के रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो इवेंट होता है उसके सिर्फ दो आउटकम होते हैं, वन इज सक्सेस और अदर इज अ फेल्यूर। बट सक्सेस और फेल्यूर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन में हमें जो मांगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेस जो डिमांड किया गया है, और जो नहीं मांगा होगा वो होगा फेल्यूर। जैसे कल कॉइन का क्वेश्चन हमने जब लिया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने वहां देखा था कि हमें बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स, तो हेड हमारा सक्सेस था। और साथ में आपको एक और क्लियर किया था कि कॉइन टॉस करने पे हेड और टेल दो ही आउटकम आते हैं, तो एक कॉइन के दो आउटकम, दैट मीन्स हेड आने के चांसेस भी 1/2 ही होते हैं और टेल आने के चांसेस भी 1/2 ही होते हैं। मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इसको पी बोलते हैं, वो भी कॉइन में 1/2 ही होती है, और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2 ही होती है। बट किसमें, सिर्फ कॉइन में। हर बार सक्सेस और फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी सेम होगा नहीं, ये कल भी बताया था, फिर भी एक बार रिकॉल करके दे रहे हैं। इन डिफरेंट क्वेश्चंस में आप देखोगे ही कि सक्सेस और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कल आपको एक और मैंने एग्जांपल दिया था, कोई बॉम्ब को अगर हम फेंक रहे हैं या किसी टारगेट को हम हिट कर रहे हैं, तो मान लो हिट करने के चांस अगर 60% है, परसेंट मतलब ही 60/100 0.6 है, तो मिस करने के चांस कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, है ना। तो सक्सेस और फेल्यूर की पॉसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिर्फ कॉइन वाले क्वेश्चन में, या अगर मान लो ट्रू फॉल्स टेस्ट का क्वेश्चन आया, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में भी दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। उन क्वेश्चंस में आपका सक्सेस का और आपके फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, ठीक है। क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेराइटीज जितनी है, जितना वेराइटीज है वो सब कवर करनी है कि एक भी बंदा गलत ना करके जाए, करेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट आता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट वाला क्वेश्चन अगर आता है, तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट में 4 में से एक ही आंसर सही होता है आउट ऑफ 4, है ना। दिख के देंगे आपको कि 4 में से एक ऑप्शन सही है करके, तो वहां पर सही आने का, करेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और गलत आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो हमें वही ध्यान देना है, सक्सेस और फेल्यूर्स का प्रोबेबिलिटीज। तो चलो शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए ही है, ये भी याद रखना। ऑल आर PYQs, द प्रोबेबिलिटी दैट certain kind of component will survive in a check test। कोई कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, गैजेट कोई भी होगा, वो चेक टेस्ट होती है हर कंपनी में कि सही है या डिफेक्टिव है, गलत है, तो वो कंपोनेंट उस चेक टेस्ट पे सरवाइव करेगा, मतलब पास कर जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.6। तो सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी, पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो फेल्यूर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.4। इतना तो माइंड में आता है। तो बात है किसको पी बोलना और किसको क्यू बोलना। तो देखो बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी किसके लिए बेटा, एग्जैक्टली 2, सिर्फ और सिर्फ 2। कितने में से, ऑफ द 4 चेक टेस्ट कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं अपन, 4 को, और वो कंपोनेंट क्या करने चाहिए, सरवाइव। मतलब हमें निकालना सर्वाइवल का ही प्रोबेबिलिटी है, तो जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है वो हमारा सक्सेस, और हमें यहाँ सर्वाइव की ही प्रोबेबिलिटी देके रखी है, मतलब ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, सक्सेस का। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में 0.6 ये हमें सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी देके रखी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन उल्टे भी आ सकते हैं, ये मत सोचो कि सर जो बोला होता है वही क्वेश्चन में, यहाँ सर्वाइव का देके हो सकता है, यहाँ फेल्यूर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है ना, वो आपका पी होगा। अगर यहाँ पर फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी होता तो मैं फेल्यूर का जो मैंने आपको बोला 0.41 माइनस करके वो हम पी में लेते,
अभी हमें सर्वाइव की पूछा है, सर्वाइव का ही पूछा है, दिया भी सर्वाइव का ही है, तो हमारा पी कितना हो जाएगा 0.6। तो लेट्स राइट द आंसर। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है आपको कि हमें पैरामीटर चाहिए होते हैं। पैरामीटर कौन से होते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? There are two parameters for binomial distribution. One is n and another is a p. n मतलब कितने बार वो इवेंट रिपीट किया है, बर्नौली ट्रायल वाला जिसके दो आउटकम है, वो इवेंट कितनी बार रिपीट किया है, वो इवेंट कितनी बार रिपीट किया है, उसे हम लोग बोलते हैं p। ठीक है, तो अभी हमने कितनी बार रिपीट किया है यहाँ पे 4, है ना। The probability that exactly 2 of the 4 check test component will survive। तो सुनो, आंसर शुरू कर रहा हूं। देयर आर 4 चेक कंपोनेंट, करेक्ट, चेक टेस्ट कंपोनेंट। चेक टेस्ट कंपोनेंट, इन कंपोनेंट को हम चेक कर रहे हैं, वो कितने कंपोनेंट है 4, पूरा वर्डिंग के साथ लिख रहे हैं। तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 4, टोटल जितना दिया होता है वो हमारा n कहलाता है। ठीक है, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट विल सर्वाइव इन चेक टेस्ट इस कितनी है 0.6, है ना। द प्रोबेबिलिटी, तो लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ इतना लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सर्वाइवल, उनका सर्वाइव करने का, सर्वाइवल, उनके सर्वाइव करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6। और जैसा हमने आपको क्वेश्चन में बताया कि सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और दिया भी सर्वाइव का ही है, तो ये किसका काम कर जाएगा पी का। देयरफॉर पी हमारा 0.6 होगा। इस 0.6 को अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाते हैं पावर करने में डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप चाहो तो 6/10 करके भी रख सकते हो कि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाए तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। आगे अब जब हमने n निकाला है, p निकाला है, तो कौन हम लोग निकाल लेंगे q, एंड देयरफॉर अब आप q निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं 1 माइनस p, 1 माइनस, है ना, डेसिमल में भी निकाल देता हूं मैं आपको, क्योंकि हमारा 1 माइनस p की वैल्यू 0.6, तो ये बचेगा 0.4। 0.4 मतलब ही 4/10 हम ऐसे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से सभी चीजें आ चुकी है। अब बचा है सिर्फ r तो कंडीशन में डिफाइन किया जाता है। तो आपको एक और चीज पढ़ाई थी कि जब भी आपको दिखे कि NPQ वाला फॉर्मूला आपको लग रहा है, मतलब PF का फॉर्मूला लगाने की गरज पड़ रही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, वी नो PMF ऑफ ओ, किसका है ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला फॉर PMF, फॉर्मूला फॉर PMF ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के PMF का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r। ये r हमने वो स्मॉल x की जगह ही लिया है वो समझने के लिए कि r क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r का फॉर्मूला कितना होता है, NCR p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r। जैसे आपको कल समझाया, लर्न आउट दिस फॉर्मूला, रिमेंबर आउट दिस फॉर्मूला, बाय हार्ट कर लीजिए इस फॉर्मूले को अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आपके आने वाले एग्जाम में 3 से 4 मार्क देके जाने वाला है परमानेंटली। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन एक रहेगा। 2 क्वेश्चन हमारे लेसन में हमको मिलते हैं, 5 मार्क का हमारा लेसन है, पता है आपको, है ना। उसमें एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, या एक मार्क का और एक 4 मार्क का। तो जो बड़ा क्वेश्चन होगा 3 या 4 मार्क का, वो इन्हीं फॉर्मूले पे। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए ये वाला, ठीक है। सेम ये वाला जो लिए गए क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। चलो बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर निकालते हैं। अभी हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बराबर 2। ये r क्या है, वही है सक्सेस लेने की, है ना। PMF ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरगेटिंग में लिख भी देता हूं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ r सक्सेस, मतलब आपको समझ में भी आएगा, कल भी हमने वर्ड लिखा था ऑफ r सक्सेसेस इज, r क्या है, जितनी बार मुझे सक्सेस चाहिए, जितनी बार, कितनी बार चाहिए मुझे 2 टाइम्स। तो चलो मैं अभी नीचे वर्डिंग डाल रहा हूं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ
get of exactly two component, probability of exactly two components will survive, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इन चेक टेस्ट में एग्जैक्टली दो कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे। दैट मीन्स एग्जैक्टली टू मतलब आर की जगह हमारे पास कितना आने वाला है 2। तो शुरुआत करते हैं इसके आंसर निकालने की, ठीक है। देयरफॉर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, आर की जगह हमारा 2 आ गया, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज रेडी है, देखो n भी निकाल लिए है, p भी निकाल लिए है, q भी निकाल लिए है। तो बढ़ते हैं n की जगह 4c2, r की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 है तो r सक्सेसेस। r में हमें यहाँ पर रिपीटेड बता रहा हूँ कितने सक्सेस चाहिए, 2 बार, 4 में है 2 बार। r की वैल्यू 2, p मतलब हमारा जो है यहाँ पर वो p है 4/10, 4/10 डालो, 0.4 डालो चलेगा। p टू द पावर r, r की वैल्यू है 2 इंटू सॉरी p हमारा 6/10 नॉट 4/10, 6/10 है गिवन वाला। और q की वैल्यू हमारी है 4/10 टू द पावर n माइनस r। अब n पता है आपको 4 है, 4 माइनस 2 करेंगे तो इधर भी आएगा 2 आपके पास में, ठीक है। तो चलो अभी फाइनल कैलकुलेशन। इफ कल आपको इसका शॉर्टकट भी समझाया लास्ट लेक्चर में, 4 कॉम्बिनेशन में 2, तो क्या करना, 4 के साथ कॉम्बिनेशन में 2 है, नीचे 2 दिख रहा है ना, ऊपर वाले नंबर को 2 बार नीचे उतारना फैक्टोरियल फॉर्म में, नीचे लाना मतलब मल्टीपल में लाना, 4 इंटू 3। नीचे वाले को पूरा नीचे लाना, पूरा मतलब फैक्टोरियल आखिरी कहां तक आता है 1 तक के, तो 2 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। इसके अगेन बाद 4 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 16 और इधर में 10 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 100, ठीक है। तो 100 के डेसिमल लगाने में काम में आ जाएंगे। अब बाकी जो नंबर्स है उन्हें एक बार हम लिख लेते हैं, देखो थोड़ा कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, व्हाट वी आर गेटिंग द नंबर्स 2 3 जा 6, 6 इंटू 36, 36 इंटू 6 इज 216, ये 6 का क्यूब बन जाता है, ठीक है। ये 2 3 जा 6 इंटू 36, 216 इंटू 16, तो अपन कर लेते उसका कैलकुलेशन। इधर में 216 आया, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 100 दैट इज नथिंग बट हो जाएगा 10,000, ठीक है। एक के ऊपर 40 लग जाएंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 216 इंटू 16 से, 216 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 6 जा 96 आ जाएगा 9, 16 1 जा 16, 16 में 9 ऐड करेंगे इट विल बी 25, 16 प्लस 9 बचा रहेगा 2, 16 2 जा 32, 32 प्लस 2 इट इज 34, सो 3 4 5 6, ठीक है, विल बी द आंसर। एंड हम इसे यहां इसी सामने लिख लेते हैं, इसका मल्टीपल आया 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय 10,000, तो 1 2 3 4 जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो 4 से डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल अगर लगेगा तो ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से फाइनल आंसर जो हमें निकालना था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, इट विल कम आउट टू बी 0.3456, ठीक है। कैलकुलेशंस की तरफ ध्यान देना है। एक बार मैं और आपको समझा रहा हूं क्या क्या हमने किया। 4 कॉमन में 2 था, 4 को 2 बार नीचे उतारा, 4 इंटू 3, नीचे वाले को पूरा नीचे उतारा, 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 3 जा 6 बच जाएगा, 6/1 6 है। इधर में 6 का स्क्वायर 36 किए, 10 का स्क्वायर 100 किए, 4 का स्क्वायर 16 किए, 10 का स्क्वायर 100 किए, 36 इंटू 2 3 जा 6, ये होता है 216, क्योंकि 6 का क्यूब बन जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, डिवाइड बाय 10,000,
2 और 6 इंटू 16 को हमने यहाँ कैलकुलेट किया, 16 6 96 का 6 बचा था बेटा हमारे पास 9, 16 प्लस 9 डाला 25 का 5 कैरी बचा 2, 32 प्लस 2 34, तो 3456 डिवाइड बाय हमने किया यहाँ पे 10,000, तो 10,000 का 4 डेसिमल के पॉइंट लग जाएगा 0.3456, तो इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया। अब आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ा रहे हैं वो 3/4 मार्क्स के लिए है, उसका ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास आ रहा है, एन इंश्योरेंस एजेंट इंश्योर्स द लाइफ ऑफ, कितने हैं बाबा 5 मैन। ओके, 5 लोग हैं जिनका इंश्योरेंस एजेंट लाइफ को इंश्योर कर रहा है। ऑल ऑफ सेम एज एंड गुड हेल्थ, वो तो होता ही है, लगभग सबकी एज सेम बताई है उन्होंने और सबकी हेल्थ अच्छी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द मैन ऑफ दिस एज विल सर्वाइव अगेन, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी in a check test it will man of this age will survive in the next 30 years, आने वाले 30 सालों तक इंश्योरेंस निकालने के बाद वो बंदा जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सर्वाइव करेगा, उसकी 2/3 है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 30 ईयर, वही बात चलो 30 साल के लिए एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 लोग सर्वाइव करने चाहिए। और देखो अगेन पूछा किसका है, सर्वाइव का ही, और दिया भी किसका है, सर्वाइव का ही, तो हमें सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दिया भी वही है, मतलब हमको कौन दे के रखा है, पी दे के रखा है। ठीक है, और अभी पी का प्रोबेबिलिटी हमारा 2/3 है। और कितने में निकालना है, एटमोस्ट 3, एग्जैक्ट नहीं है बेटा अभी, यहाँ एग्जैक्टली वर्ड था, यहाँ एटमोस्ट है, कल की तरह है ना, एटमोस्ट एटलीस्ट ये सभी वर्ड आते हैं। अब और कितने लोग हैं टोटल मिला के 5, तो चलो शुरुआत करते हैं डिक्लेरेशन से लिखने का। शुरुआत चालू करते सिंस देयर आर 5, एंड ज्यादा वर्डिंग नहीं लिखना, वैसे तो वर्डिंग ना लिखो, डायरेक्ट भी इतना एन हुआ, ऐसा हुआ, घाई अगर रहा तो ये डायरेक्ट नंबर एन इतना हुआ, पी इतना हुआ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर कभी क्वेश्चन में घाई होते रहे, लास्ट मिनट में कुछ सॉल्व करते रहो तो ऐसा, बट ऐसा घाई वाला प्रोग्राम तो होना नहीं चाहिए। इसलिए कितने लोग हैं, 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सर्वाइवल, probability of their survival for next 30 years definitely, है ना, is इतना वर्डिंग कोई पूछता नहीं, सिर्फ आपको समझाना है कि सर्वाइव बोला है, इसलिए सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी 2/3 बनेगा, तो ये जाएगा हमारा पी में। सो योर वैल्यू फॉर पी बिकम्स 2/3, पी का वैल्यू हमारा बन चुका है 2/3। पी के बाद आते हैं, जैसे पी आ जाए तुरंत क्यू निकाल लो, क्योंकि आपको पता है पी प्लस क्यू सक्सेस प्लस फेलियर का एडिशन हो जाता है 1, एक कोई भी मिल जाए तो पट से दूसरा निकाल सकते हैं। 1 - 2/3, 1 - 2/3, तो 3 1 3 -2, इट विल बिकम्स 1/3। तो इस तरह से आपके पास आपका क्यू भी आ जाएगा, इस तरह से आपके पास आपका क्यू भी आ जाएगा। तो ये क्यू भी मिल चुका है। अब जैसे आपको समझाया कि भी फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला डालने पे क्लियर होता है कि बच्चों को समझ में आया, पता है फॉर्मूला क्या होता है करके। तो सुनिए, फॉर्मूला फॉर, है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल पुटअप करते जाइए, क्योंकि पट से मार्क्स मिल जाएंगे आपको कि बच्चे ने फॉर्मूला सही लिखा है एंड यू नो एवरीथिंग। और जो वर्ड हमने डाला है फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला किसका होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट मींस सभी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्या होता है 1, है ना, पीएमएफ ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला फॉर पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस, जिसमें से अपने को आर सक्सेस चाहिए, है ना, आर सक्सेसेस इज, तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x = r n कॉम्बिनेशन विथ r इंटू p टू द पावर r इंटू हमारा फॉर्मूला होगा q टू द पावर n - r। सो राइट द फॉर्मूला बाय प्रॉपर मैनर, ठीक है, NCR, n कॉम्बिनेशन विथ r इंटू p टू द पावर r, जो सक्सेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का पावर r, और फेल्यूर वाला जो होता है q टू द पावर n - r।
है फॉर्मूला फॉर पीएमएफ ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गेटिंग आर सक्सेसेस, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 30 ईयर, कितने बोला है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 मेन सर्वाइव करेंगे। चलो वर्डिंग डालते हैं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 30 ईयर्स, आने वाले 30 सालों में, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट 3 मेन्स विल सर्वाइव इज, तो 3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन, एग्जैक्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा। एटमोस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, ज़्यादा 3 चलेंगे या उसके नीचे चलेंगे, करेक्ट। जैसे बाइक पे, 2 व्हीलर पे एटमोस्ट कितने लोग अलाउड है, 2, तो 2 के नीचे 1 चलेगा, गाड़ी खड़ी कई जगह रख के चलेगी। बट अगर गाड़ी पे 2 की जगह 3 आ गए कि आपके रास्ते वाले मामा जी, आपके गोटिया आपके पीछे दौड़ गए, करेक्ट, यस और नो। तो इस तरह से ही ये चीज़ होती है। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या, एटमोस्ट 3 में, तो उससे नहीं चलेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1/3, करेक्ट, यस और नो, x लेस देन इक्वल टू 1/3, करेक्ट है ना। जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था बेटा, कि पता है आपको, एटमोस्ट समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे गाड़ी पे 2 लोग अगर बैठे हैं तो ठीक है, 3 लोग आए तो ट्रैफिक पुलिस वाले, है ना, हमारे कार्यरत वाले इंसान तुरंत आके आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि नियम का अवहेलना होगी करके। सेम यहाँ पर एटमोस्ट बेटा कितने चाहिए, 3, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 इज लास्ट लिमिट, उससे कम चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0। इसका मतलब मुझे क्या बताना है, यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इतनी सारी, ठीक है। तो मुझे बताओ, देखो एक सर अभी एक को तो सॉल्विंग में इतना सारा लगता है, तो इतना लंबा कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए तो आपको समझाते हैं कि ये कौन है, पी या एफ है, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के सभी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होता है, 1। और कल आपको ये भी समझाया, जो रैंडम वेरिएबल है जिसको आप आर बोलते हो सक्सेस वाला, वो आर कितनी वैल्यू लेता है, 0 1 2 3 करते 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 एन तक के वैल्यू लेता है। अभी हमारा एन कितना है, 5, तो 5 तक के। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, 0 1 2 3 से 5। अब मुझे बताओ, यहाँ लेस देन इक्वल टू 3 में कौन कौन कवर कर रहे हैं अपन, 0 1 2 3 कर रहे हैं। अरे बचे कौन है, 4 और 5। इन सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना बनता है बेटा, 1, करेक्ट है। तो मैं यार ये 1 2 3 ये 4 पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकालने से अच्छा मुझे पता है सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1 होता है, पीएम है। तो मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ, इनको 4 कैलकुलेट करने से अच्छा, क्योंकि सबका एडिशन 1 होता है, मुझे चाहिए इनका एडिशन, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, 1 में से जो बचे हुए हैं उनके प्रोबेबिलिटी को क्या कर लेता हूँ, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट करूंगा 1 में है तो यही तो मिलेगा, ठीक है। तो इतना लंबा करने से अच्छा हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पीएमएफ है, बार बार समझा रहे, पीएमएफ है तो सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1, जो करके देखा है अपन ने लास्ट लेसन में। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जितने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होती है सबका आंसर कितना होता है, 1। और बार बार आपको समझा रहा हूँ, हमारा रैंडम वेरिएबल जो है अभी जो आर की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक के, और हमारा n यहाँ पर 5 है, तो हमारी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, इतनी आर के अंदर वैल्यू आती है, जो एक बार और समझा रहा हूँ। और हमें अभी बोला है लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 से कम में 0 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। उसको सॉल्विंग में, क्योंकि एक को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ऐसा वक्त लग जाता है, तो 4 में वक्त ज़्यादा जाएगा ना। इंस्टेड ऑफ दैट आप जहाँ से आपको इजी पड़ रहा है वो निकाल लीजिए ना। तो कैसे निकालना, क्या बोला मैंने, क्योंकि ये पूरा पीएम की इतनी वैल्यूज आती है 0 से लेके n तक के, तो इन सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1, क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो व्हाट शुड आई नीड टू डू, भैया पूरे का 1 होता है, मुझे इतना चाहिए,
तो मैं ऐसे करता बैठा ना, इतना सारा कैलकुलेट करने से अच्छा 1 में से इनको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तभी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। इतना सारा ना करते हुए, इसलिए पहले आपको समझाया कि इतना सारा नहीं लिखना, इसमें से जगह उल्टा करना और सब चीज़ें आपको वही रिप्रेजेंट करके हमने समझाई है। इतना सारा करने से अच्छा आप 1 माइनस, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं, कैलकुलेशन में वक्त जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, रिपीटेड बता रहा हूँ, बट कैलकुलेशन में वक्त जाएगा। तो उससे अच्छा जहाँ से इजी पड़ता है वो कर लीजिए। ठीक है, जहाँ से इजी पड़ता है वो कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी रखता हूँ कि आपको पता रहे कि आप चाहो तो 0 से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, है ना, x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 से भी निकाल सकते हो, बड़े लंबा जाएगा। तो उससे अच्छा ना मैं वही बता रहा हूँ, और इसको नहीं निकालना है तो इसी को देयरफॉर आप चाहो तो ऐसे भी तो निकाल सकते हो कि आपको याद रहे 1 माइनस आप चाहो तो जो बचा है x इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 5 का प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वी आर कीपिंग लाइक दिस। और अभी क्या होगा ना, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, जहाँ 4 का निकाल रहे थे वहां से 2 ही चीज़ों का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्विंग इजी हो जाएगी। अब ये कहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 और 5, ये फॉर्मूला है x इक्वल टू आर वाला, है ना। तो फ्रॉम, अभी हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, जहाँ हमने फॉर्मूला बना के रखा है। चलो देखते हैं। Therefore आपकी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। देखो x इक्वल टू 4 के लिए r की वैल्यू 4 डिसाइड हो चुकी है और n वगैरह सब कुछ है, तो लगाओ 5 कॉम्बिनेशन विथ 4, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, NCR, p टू द पावर r, व्हाट इज p, 2/3 टू द पावर r की वैल्यू 4 है, वो डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसका निकाल रहे हैं, प्लस इंटू q है हमारा 1/3 टू द पावर n माइनस r, n है हमारा 5 में से 4 चला गया, बचेगा 1, प्लस ये हो गया बेटा ये पहले वाले x इक्वल टू 4 का। अभी ऐसे x इक्वल टू 5 का, तो यहाँ तो r की वैल्यू 5 हो गई, 5 कॉम्बिनेशन विथ 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद p हमारा वही है 2/3 का पावर, क्योंकि खुद r ऐसा 5 है तो r की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये r की वैल्यू इधर है 5, और q बेटा हमारा 1/3 है, q हमारा 1/3 है, तो चलो इसको इनटू में लिख देते हैं, q की वैल्यू 1/3 टू द पावर n माइनस r, n भी 5 r भी 5 माइनस 5, इसका पावर हो जाएगा 0, और ये ब्रैकेट क्लोज आपका स्क्वायर वाला जो हमने 1 माइनस करना है वहाँ का, 1 से इस वैल्यू को माइनस करना है। अभी ये 1 माइनस होने के लिए रुका है, वैल्यूज अपने को सॉल्व करनी है। 5 कॉम्बिनेशन विथ 4, 5 कॉम्बिनेशन विथ 4, देखो मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, 1 माइनस 5 कॉम्बिनेशन विथ 4 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 4 बार नीचे उतारेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जितना नीचे वाला नंबर है उतना ऊपर को नीचे उतारना और नीचे वाले को पूरा उतारना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और बड़ा सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा कि देखो हुआ क्या, हुआ ये बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाकी पावर आप देख लीजिए, वहाँ पर अभी आपको आपके जवाब मिलेंगे। 2 का पावर 4, कल आपको इनके सब पावर भी लर्न करवाए थे हमने, ठीक है, वो ध्यान देना है। 2 का पावर 4 ये हो जाएगा 16, वैसे ही 3 का पावर 4 ये हो जाएगा 81, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर 1 का पावर 1 ही होगा, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार देखो, और एक बार रिपीट लिख के दिखा रहा हूँ, क्या है 2 का पावर 4 हमने किया, 2 का पावर 4 आपका 16, 3 का पावर 4 81, 1 का पावर 1 ही होगा, 3 का पावर 1 3 होगा। अभी आगे 5 कॉम्बिनेशन विथ 5, कल आपको सिखाया था n कॉम्बिनेशन विथ सेम, तो आंसर होता है बेटा 1, एनीथिंग कॉमन विथ सेम थिंग, आंसर होता है 1।
अभी 2 का पावर 5, 2 का पावर 4 32, 2 का पावर 4 16 होता है, तो 2 का पावर 5 32 होता है। 3 का पावर 5 पावर क्या होगा भाई 81 इंटू 3 दैट इज 243, 81 इंटू 3 कर लोगे तो ठीक है। 3 के पावर की सीरीज भी माइंड में याद करो, 3 का पावर 1 3 होता है, कल 2 के पावर की पूरी सीरीज आपको बता दी थी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, करेक्ट। 3 का पावर 5 243 होता है, ठीक है। इस तरह से 3 का पावर अगर आप 6 करते हो तो 729 होता है। इतने पावर आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए, ठीक है। 3 के ऐसे ही 4 के ऐसे ही 5 के भी 2 4 5 पावर याद रहने चाहिए, और 2 के सबसे ज़्यादा पावर याद होने चाहिए। किसी का पावर 0 करने पे आगे ना आंसर मिल जाएगा 1। तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है 1 माइनस, ध्यान देना है क्या क्या है 4, ये यहाँ से पूरा कट चुका। 5 इंटू 16 इंटू 1, 16 5 जा 80, 81 जा 80, ये 2 80 बच गया है। और 81 इंटू 3 इट इज 243 प्लस इधर में 1 इंटू 32 डिवाइड बाय 243, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर निकाल रहे हैं लास्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 कैसे निकलेगा 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, अभी दोनों का बेस सेम है 243, करेक्ट। 80 में 32 हम अगर ऐड करते हैं 80 में 32 तो हमें मिलेंगे 112, ठीक है। 1 में से 112 डिवाइड बाई 243 करना है, क्रॉस कर लीजिए 1 माइनस 112 अपॉन 243, जस्ट विल परफॉर्म द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 243 माइनस 112 अपॉन 243 ऐसा हो जाएगा। एंड अगर हम 243 से 112 निकालते हैं, 3 में से 2 चला गया 1, 4 में से 1 चला गया 3, 2 में से 1 चला गया 1, 131 अपॉन 243, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 131 अपॉन 243। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। फाइनल आंसर हमारा इतना आ चुका है, ये आंसर है हमारा फाइनल वाला, ठीक है 131 अपॉन 243। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। और क्या दे के रखा है, पूरे वैरायटीज लिए अलग अलग। देखो मैं कभी मैं चेक टेस्ट वाला ले रहा हूँ, कभी यहाँ कोई किडनी ऑपरेशन, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले कॉइन का क्वेश्चन ले चुके हैं, एक होमवर्क रखे है कॉइन का आपके लिए अगेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग, देखो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा और अटके है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेसिंग, गेस करना है आपको, और बड़ा भी है, थोड़ा नंबर ही बड़े लिए है। एटलीस्ट 7, कम से कम 7 आउट ऑफ 10 आंसर गेस कर रहे हो। तो मुझे बताइए गेस हम क्या करते हैं, हम किसी भी टेस्ट को सॉल्व करते हैं, और कौन सी टेस्ट है आपकी वो भी देखो पहले, ट्रू और फॉल्स की ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है एमसीक्यू वाली, आपको ट्रू फॉल्स गेस करने हैं। तो गेस करते वक्त बंदा यही सोच के गेस करेगा कि आंसर क्या निकल जाए, ट्रू निकल जाए। दैट में से तो बोलोगे यहाँ तो सर बताया नहीं कि क्या होना। बेटा गेसिंग, हम गेसिंग कोई भी पेपर में हम जब कोई एमसीक्यू को गेस करते हैं तो गेस यही सोच के करते हैं कि आंसर क्या निकल जाए, ट्रू निकल जाए, ठीक है ना, क्लियर है। और ट्रू और फॉल्स की ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ट्रू आने के चांस कितने होते हैं 1/2, और फॉल्स आने के चांस भी कितने होते हैं 1/2। बट यहाँ नंबर बड़ा बड़ा है, ध्यान देना है। कितने गेस करने हैं बेटा 10 में से, और 10 में से एग्जैक्ट 7 नहीं, एटलीस्ट 7 है, ठीक है। और हमारी टेस्ट है ट्रू और फॉल्स की। चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन के तरफ। सिंस देयर आर 10 क्वेश्चंस टू बी गेस, जिसको आपको गेस करना है ना। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 10, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग, अब गेस करेंगे तो क्या गेसिंग, इट विल बी गेसिंग दैट इट विल बी ट्रू। तो बोलोगे गेसिंग में आपको नहीं कहाँ समझ में लिया, गेस करेंगे तो हम वही सोचेंगे ट्रू आए करके, है ना। तो ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 1/2, ये ट्रू फॉल्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। एंड दैट्स व्हाई हमें गेस
ट्रू कोई करना है तो हम p की वैल्यू में 1/2 लेंगे। वैसे यहाँ p और q कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम बन जाएंगे। सो q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इट इज 1/2। याद रखिए ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट बता रहा हूँ, जैसे ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट का है वैसे MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी आ सकता है। वहाँ बोलेंगे 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो 4 में से अगर एक करेक्ट है तो सही आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, रॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अगर वो 4 में से एक सही है बोला तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 ऑप्शन में से एक सही है, तो 5 में से एक सही है तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5 करेक्ट, और गलत आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4/5। तो क्वेश्चन देख के p और q लिखने हैं। चलो तो n आया, p आया, q आया, ये पैरामीटर सबसे पहले हमें निकालने आने चाहिए। क्वेश्चन में ये पैरामीटर्स किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आपको पैरामीटर्स निकालने आने चाहिए। अब पैरामीटर आने के बाद हमने क्या सिखाया था, आपको यूज़ करना है आपका फॉर्मूला सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला आप बता दोगे तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। वी नो PMF, और ये PMF वर्ड है, पहले वो डालो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए PMF का फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग R सक्सेसेस, जहाँ पर हम R क्या मानते हैं, जितना हमें आउटकम में सक्सेस चाहिए इज, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन विथ R p टू द पावर R इंटू q टू द पावर n माइनस R। हर तरह का कैलकुलेशन हमने यहाँ लिया है, छोटे से लेके बड़े तक का, जितना भी हो सके कि कैलकुलेशन में आपकी गड़बड़ी ना हो। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें बढ़ना है, देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एट लीस्ट 7, अभी एट मोस्ट कर लिया था, अभी एट लीस्ट कर लिया हमने क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग at least 7 out of 10 करेक्ट इज, तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, है ना, कम से कम मतलब उसके ऊपर चलेगा। से कल भी समझाया था, इफ़ यू, अगर मान लो आप किसी अच्छे प्यारे दोस्त के घर में आपके गए हो और आपके घर दोस्त के घर में कोई तो भी फंक्शन हुआ है, कोई या कुछ चीज़ें है और उसके घर में कुछ तो भी अच्छा खाने का है ना, आपको पूछे किसी ने, मान लो कि आपके दोस्त ने समोसे बने मान लो उसके घर में, और आपको पूछा कितने समोसे खाएगा, और मान लो कि आपके समोसा फेवरेट है, तो आपने बोला कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 इसका मतलब क्या होता है कि मुझे कम से कम भाई 2 चाहिए। तो अगर 3 ला के दिए तो क्या आप उसको वापस करोगे? नहीं, समोसा फेवरेट भी है और फ्री का मिला है, फोकट का मिला है, तो ज़रूर दबाओगे, पूरा हजम करोगे उसे, करेक्ट। अगर 3 की जगह 4 भी मिला तो भी उसे दबाओगे। लेकिन अगर मान लो पूछा कितने चाहिए, आपने बोला कि दूसरे का घर है, सोच समझ के ईमानदारी से 2 बोला था और लाके दिया 1, तो आप डायरेक्ट बोलोगे अब जब 1 ही देना था तो पूछा क्यों भाई, करेक्ट, यस और नो। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, उतना या उससे ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर वही निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 या 7 से ऊपर चलेगा, जैसे 2 या 2 के ऊपर समझ चल जाएंगे अपने को, सेम तरीके से x की वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा। तो देखो बेटा, अगर मैं लिटरली ऐसे ही जाऊँ ना 7 या उसके ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9 और 10। सर ये तो लंबा जा रहा है, लंबा नहीं जा रहा है, अब आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन ही उतना बड़ा है। x इक्वल, बड़ा क्वेश्चन लिया था मैंने, कैलकुलेशन थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए करके, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10, और मुझे यही करना अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि बेटा यही रास्ता मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं उल्टा करने अगर सोचता हूँ ना तो पॉसिबल नहीं हो कि कितने क्वेश्चन हैं 10,
अगर मैं सोचूं कि यार ये 7 8 9 तो इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, मैं 1 माइनस, तो बेटा 1 माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, छूटा हुआ, छूटा कहाँ तक है, 6 तक के, तो है ना। अगर आप सोच रहे होगे ना कि अरे हाथ सर ने उल्टा क्यों नहीं दिया, 1 माइनस ये 7 के ऊपर कवर कर रहा है, तो मुझे उसका लेस देन 7 तक के लेना पड़ेगा। और लेस देन 7 में क्या क्या आएगा, वो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आएगी, x इक्वल टू 1 आएगी, x इक्वल टू 2, 1 माइनस करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 आएगी, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, 7 निकालने पड़ेंगे इधर से। तो क्योंकि ये मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बड़ा लिया, 10 में से पहले ही बोला था बड़े कैलकुलेशन से करके यहाँ पे, तो यहाँ तो मुझे 7 प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, विच इज़ क्वाइट हेक्टिक, जो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम डायरेक्ट निकालें, कैसे, उसी तरीके से जो हमने वहाँ पर किया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, बड़ा क्वेश्चन लिया जानबूझ के, ठीक है, कि आपको थोड़ा और कैलकुलेशंस क्लियर हो जाए। तो चलो बढ़ते एक एक कैलकुलेशंस की तरफ, एक एक कैलकुलेशन की तरफ। अब देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, अब 7 मतलब r की वैल्यू 7 हो गई, तो प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर ए, चलते हैं बेटा निकालते हैं। x इक्वल टू 7 को कैसे लिखोगे, NCR, n तो 10 है, 10 कॉम्बिनेशन विथ 7 इंटू p टू द पावर, तो 1/2 टू द पावर 7 इंटू q टू द पावर n माइनस r, 10 माइनस 7 इट विल बी 3। तो मेरा ये पहला वाला लिख के हो गया। अब x इक्वल टू 8 के लिखता हूँ, 10 कॉम्बिनेशन विथ 8, 1/2 टू द पावर 8, वही p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r। वो देखते जाइए, n डिसाइड है, r डिसाइड है, सब कुछ कर रहे हैं। 1/2 टू द पावर 2, आगे चल रहे हैं x इक्वल टू 9 के लिए, 10 कॉम्बिनेशन विथ 9 इंटू 1/2 टू द पावर 9 इंटू 1/2 टू द पावर 10 माइनस 9, मतलब यहाँ बचेगा 1। फिर आखिरी 10 कॉम्बिनेशन विथ 10 सबसे बड़ा कैलकुलेशन लिया है, ध्यान देना है। 1/2 टू द पावर 10 p टू द पावर r जिसको बोलते हैं, एंड q टू द पावर n माइनस r, 10 माइनस 10 मतलब 0, सो 1/2 टू द पावर 0। तो बस कैलकुलेशन देख के डरिए मत, कॉम्बिनेशन निकालने को ही सिर्फ थोड़ा सा लगता है, वो कॉम्बिनेशन का भी शॉर्टकट आपको दे के रखा है। 10 कॉम्बिनेशन विथ 7, पहला कैलकुलेशन निकालते हो क्या करोगे, 10 को 7 बार नीचे, 7 को पूरा नीचे, चलो करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार नीचे ला लिया, अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। थोड़ा कॉम्बिनेशन कोई वक्त लगता है बेटा, उसको सही समझना है, बाकी कुछ हार्ड नहीं है। और अगर आप मुझे बोलोगे ना तो मैं ये तो डायरेक्ट पावर, क्योंकि देखो 1/2 का पावर 7 और 1/2 का पावर 3, इट्स लाइक दिस, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर क्या होता है m प्लस n, तो 7 प्लस 10, तो सीधा मैं यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, 1/2 का पावर कितना हो जा रहा है, ये 10 हो जा रहा है, 1/2 का पावर 10 हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 10 कॉम्बिनेशन विद 8 को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, चलो नीचे लाते हैं, प्लस 10 कॉम्बिनेशन, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और 10 कॉम्बिनेशन 8 को पूरा नीचे, फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है। ठीक है, अगर आपको अभी ये बड़ा लग रहा होगा कि जब नंबर बड़े होते हैं कुछ चीज़ों में तो फैक्टोरियल फॉर्मूला भी उतना ही इफेक्टिव बन जाता है, तो आप चाहो तो फैक्टोरियल के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ 10, फैक्टोरियल ऑफ 8, बट स्टेप लगभग उतनी ही लगेगी, तो मैं सेम तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद 1/2 का पावर 8, 1/2 का पावर 10 मिला के वही हुआ 1/2 का पावर 10 बन गया, ऐड करके। चलिए फिर एक साथ काट लेंगे, जितना बचा है आंसर लिख लेंगे अपन एक साथ में। ठीक है, चलो ध्यान देना है, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, 10C9, सिर्फ इसको आखिरी करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है,
तो डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर को भी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1/2 टू द पावर ये बनेगा 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। ठीक है, और लास्ट एनीथिंग कॉमन विद सेम थिंग आंसर हो जाता है 1। ठीक है, और 1/2 का पावर 10h और 1 किसी का पावर 0 मतलब भी 1, तो 1/2 टू द पावर 10 और किसी का पावर 0 मतलब भी 1। अब देखो बस इतना ही डेटा लंबा था, बाकी सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी ये देखो 7654 कट गया एकदम इजी। 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो पहले स्टेप का मैं आंसर लिख रहा हूँ, अभी ध्यान देना है। 3 4 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 20, 1 का पावर 12 10 ज़ा 120, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, मतलब ऊपर में 120 आ जाएगा। चलो पहले स्टेप का आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या हो रहा है, ऊपर में 120 आ रहा है और 2 का पावर 10, तो 2 का पावर 10 भी हमने आपको करके दिखाया है। चलो मैं एक बार याद दिलाता हूँ। 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है। ठीक है, 2 का पावर हम जाते हैं 8। क्लियर, तो ध्यान दो क्या लिखा था हमने, 2 का पावर 7 तक के आपको बता दिया। 2 का पावर 7 कितना होता है 128, 2 का पावर 8 जाए तो 256, 2 का पावर 9 512 और 2 का पावर 10 1024 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम वही डालने वाले हैं इसके बेस में। आप अभी इसका पावर कर रहे हैं 1024 1024। ठीक है, आगे सेम दिखता है बड़ा बेटा, एक स्टेप थोड़ी बड़ी थी। अब देखो पटपट कैसे कटता है। अगेन देखो यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू देखो 876543 तक के 876543 876543 कट गया मेरे बच्चे। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 10 को कितना आ जाएगा 5 9 जा 45, ये 45। इधर 1 का पावर 1 करो तो 1 ही मिलने वाला। ठीक है, किसी का पावर 1 का पावर कुछ भी करने में वही मिलने वाला 1, तो ऊपर में मेरे पास यहाँ बचेगा 45 और अपॉन अगेन वही 2 का पावर 10 1024 1024। ठीक है, 1024। तो हमने इस तरह से नंबर काट दिए, ध्यान देना है। 876543 876543, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, 1 का पावर कुछ भी करे सेम आएगा 45 अपॉन 1024। बढ़ते हैं अभी यहाँ पर हम लोग आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन में जाते हैं। हियर इट इज अगेन, देखो सेम नंबर बेटा 9875432 तक के पूरा 9875432, ये देखो 9875432 सीधा कैंसिल हो जाएगा, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं बनता। एक से बच्चे करने हैं तो क्या बचा यहाँ पर 10/1 10 ही बचा। 1 का पावर कुछ भी करो सेम आता है ना 1, तो 1 इंटू 10 मतलब यहां से हमारे पास बचेगा 10। ठीक है, 10 1 जा 10 अपॉन हमारे पास 1024 बच रहा है। एंड लास्ट वाला भी सेम, ये 1 1 1 जा 1 का पावर कुछ भी करो 1, तो ऊपर 1 और नीचे 10 का पावर 10 है मतलब 1024। ठीक है, सो व्हाट इज नाउ फाइनल एडिशन। सब का बेस सेम है, सबसे बड़ा क्वेश्चन लिया था हमने। ठीक है, ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कितनी आ रही है, व्हाट इज द लास्ट आंसर। लास्ट आंसर टू बी सबका बेस सेम है 1024, उसे हम लिख लेते हैं, ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड ऑन कर देते हैं। एडिशन भी इजी है। 120 प्लस 10 130, 130 प्लस 45 175 प्लस 1 176 176। आपने इतना आंसर भी लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। अब क्योंकि मुझे डिवाइड दिख रहा है इसलिए मैं डिवाइड भी करके बता दूंगा, हो रहा है डिवाइड। वैसे इतना आंसर सफिशिएंट है, रिपीट बता रहे हैं आपको। इफ यू कीप दिस आंसर तो भी चल जाएगा, इतना आंसर भी लिखा तो भी। अब 16 के टेबल में आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, तो देखो अगर मैं करूं 16 10 जा 160 एंड 16 1 जा 16, 160 प्लस 16 दैट इज 176, तो 11 टाइम्स डिवाइड हो जा रहा है।
ठीक है। नीचे में भी अगर मैं आऊं यहाँ पर तो 1024 है, 1024। देखो हम क्या कर रहे हैं, 1024 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 16 6 96, 102 में से 96 निकाल लिया बेटा, 6 बचेगा, 6 4 64, 16 4 64। तो यहाँ पर आपका इस तरह से भी आंसर फाइनल लेवल पर पहुंच सकता है। तो जितना भी सॉल्विंग हो सकता था वो हमने आपको यहाँ पर कर दिया है। एंड इस तरह से आप चाहो तो डिवीजन करने के बाद लास्ट वाला आंसर भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपने 176/1024 पे भी रोक दिया तो भी चल जाता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन था, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन सिखाना था। ये कैलकुलेशन में सिर्फ कॉम्बिनेशन हार्ड होता है ना, कॉम्बिनेशन को अच्छे सीख लो, शॉर्टकट ट्रिक लगाना शॉर्टकट लगाओ, या फिर जो आपको कल फॉर्मूला पढ़ाया था कॉम्बिनेशन सिखाने का वो भी हमने आपको बताया। n कॉम्बिनेशन विद r आप चाहो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल, वो भी कल निकाल के दिखाया था क्लास लेक्चर में। वैसे भी आप लगा के आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप ऐसे सॉल्व करो या शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व करो, इस तरह से जवाब निकल के आते हैं। और एक क्वेश्चन सेम कॉइन का होमवर्क दिया है, सभी वैरायटी हमने क्लोज करने की कोशिश की है, सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन निपटाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हम इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं इसके जो छोटे छोटे न्यूमर क्वेश्चंस है, EX, VX और SD वाला जो 2 मार्क के लिए आता है, उसके भी क्वेश्चंस अभी कवर कर लेंगे। फिर और एक एट लास्ट लेक्चर में एक ऐसे और कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चन आपके सामने और लेके आऊंगा। तो 2 लेक्चर अभी हमारे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।